नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं। इस पाठ को विस्तृत रूप से हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। कुछ बातें जो स्पष्ट नहीं हो पाया होगा उसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है देखते ही बनता है। विंध्य और सतपुड़ा का यह समवेत विग्रह बड़ा सुदर्शन और मनोहारी है। इसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की ही दाईं भुजा विंध्याचल और बाईं भुजा क्या कहलाती है? सतपुड़ा कहलाती है। और इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजुरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला हुआ है। इस प्रकार से बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, वनवासियों का जीवन कैसा होता है? तो वनवासियों का जीवन निर्द्वंद्व जीवन है। निर्द्वंद्व मतलब बिना कठिनाई के, बिना संघर्ष, बिना भय के वनवासियों का जीवन चलता है। ये वनवासी टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठी है। पके आम के ढेर हैं। एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की तो कुछ चाय की दुकानें हैं। नारियल, प्रसाद, माला, कंठी की कई दुकानें हैं। लोग गरीब हैं, नर्मदा उन्हें संभाले हुए है। अमर के कंठ से निकसती जलधार के किनारे भयानक समय में बेकबर होकर ये वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 3 है, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। तो अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि अमरकंटक में जल कुंड है जो नर्मदा का उद्गम है। नर्मदा का उद्गम क्या है? अमरकंटक में जो जल कुंड है जिसमें 11 कोण है वही नर्मदा का उद्गम है। और इस कुंड के पास 20 मंदिर बने हुए हैं। पूर्व की ओर एक छोटा सा शिव मंदिर है और वहीं से नर्मदा का उद्गम है। जल शिव के कंठ से निकलकर इस कुंड में एकत्र होता है और इसलिए कहा गया है कि नर्मदा अमरेश्वर के कंठ से निकली है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, प्रश्न क्रमांक 4, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है, पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर भी आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है? तो देखिए अमरकंटक के शिखर से निकलने वाला जल ही निरंतर नर्मदा कुंड में प्रवाहित होता है। ठीक है। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। वहीं का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। वहां से नर्मदा में अनादिकाल से, प्रलय काल से आज तक जल का प्रवाह बना हुआ है और इसीलिए कहा जाता है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। आगे का प्रश्न है, निम्नांकित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट आप लोग कर सकते हैं। समझाते समय मैं समझाया हूं और एक बार देखिए। तो ये प्रश्न है आपके, देखिए, दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक तरफ अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छिया छितौली और धमा चौकड़ी मची हुई है। ठीक है। तो इसका हम आशय स्पष्ट कर सकते हैं। मान लो ये परीक्षा में गद्यांश के रूप में आता है तो संदर्भ तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। संदर्भ हम क्या लिखेंगे? संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम आता है। तो प्रस्तुत गद्यांश डॉक्टर श्री राम परिहार द्वारा लिखित
नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से लिया गया है। इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे। और प्रसंग में क्या लिखते हैं? प्रसंग में इस पैराग्राफ में प्रमुख रूप से क्या बताया जा रहा है, इसका सार अंश क्या है, वही प्रसंग कहलाता है। तो इसमें क्या है देखिए, अमरकंटक में सोन नदी के प्राकृतिक दृश्य का इस गद्यांश में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ये प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में अमरकंटक में सोन नदी की प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और व्याख्या कर सकते हैं अपनी भाषा में। लेखक कहते हैं कि अमरकंटक जाते समय दूर से ही सोन नदी की धारा चांदी के समान ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। एक ओर अमरकंटक के अचल पर्वत और दूसरी ओर बादलों की गर्जना है। बादल गरज रहे हैं, चमक रहे हैं, है ना। इंद्रधनुष की छटा दिखाई दे रहा है। तो ये जो आंख मिचौली है, देखने योग्य है। सोन नदी की ऊपर से नीचे गिरती जलधारा ऐसे प्रतीत होती है जैसे धरती ने जल प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। अमरकंटक के पूर्वी भाग का सौंदर्य अनूठा है। शहडोल डिंडोरी मार्ग से इसका पश्चिमी सौंदर्य भी देखने लायक है। आप लोग अपनी भाषा में इसका व्याख्या कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसका ख नंबर है, अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। तो इसका उत्तर भी सकते हैं। इसमें किसका वर्णन किया? संदर्भ तो वही रहेगा। संदर्भ क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश अमरकंटक नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के कवि डॉक्टर श्री राम परिहार जी हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, प्रमुख बातें क्या है? अमरकंटक के पौराणिक और प्राकृतिक तत्वों का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। ये प्रसंग लिखेंगे। व्याख्या, लेखक कहते हैं कि नर्मदा का उद्गम अमरकंटक का क्षेत्र देवों, मनुष्य, कथाकारों, लोक कथाओं और ऋषि मुनियों और आज के रचनाकारों सबके लिए महत्वपूर्ण रहा है। और यह जो क्षेत्र है एक जिज्ञासा भरा रहा है। इसके बारे में कुछ जानने के लिए आज भी देवता, मनुष्य सब लोग आतुर हैं। पहले यहाँ असंख्य आम के वृक्ष होने के कारण कालिदास ने इसे आम्रकूट की संज्ञा दी थी। अब सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास ही आम के घने वृक्ष हैं। शेष भागों में विरल है, कम हो गया थोड़ा सा, किंतु आज भी यहाँ आम के वृक्ष प्रत्येक जंगल में विद्यमान है। इस प्रकार से आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? ये वनवासी महिला कहती है क्या कि नर्मदा सूख जाएगी तो हम कैसे बच सकेंगे। वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई? तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वनवासी लोगों को जीवन का आधार क्या है? नर्मदा है। वनवासी लोग नर्मदा नदी के तट में बसे हुए हैं और इनके जीवन का प्रमुख आधार है उसके जल से सिंचित आसपास की भूमि की उपज, जंगल में जो वस्तुएं उनको प्राप्त होती है, वहाँ के खनिज, ये सब जनजीवन का आधार है। नर्मदा के न रहने पर वह स्थान निर्जन या बंजर हो जाएगा। इसलिए वनवासी स्त्री ने कहा कि नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। ये नदी हमारे जीवन का आधार है क्योंकि नर्मदा नदी जो है आसपास के सभी क्षेत्र है उसे सिंचित करती है और नर्मदा नदी के किनारे खनिजों का भंडार है। वहाँ के जो घने जंगल है वहाँ अनेक प्रकार के वन्य वस्तुएं वनवासियों को प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखिए, टिप्पणी लिखिए। परीक्षा में कई बार आया है तो टिप्पणी आपके पुस्तक पैराग्राफ में दिया है। सोनमुड़ा क्या है ना। तो सोनमुड़ा क्या है? देखिए सोनमुड़ा सोन का उद्गम है। सोन का उद्गम कहाँ से हुआ है? सोनमुड़ा से हुआ है। और यहाँ क्या था? छोटा सा पक्का कुंड बना दिया है। पहले नहीं था ये कुंड। कुंड से पतली जलधारा निकलकर बह रही है और पर्वत के ऊपर से बहकर आती हुई मोटी जलधार में मिलकर
सोन को नद का स्वरूप देती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिरकर वृक्षों में अदृश्य सी हो जाती है। यह सोन पर पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से दिखाई देता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा डाले गए सिक्के आज भी पड़े हैं। ये सोन जो है अमरकंटक का गर्व है। ये पैराग्राफ में है जिसे मैं पढ़ रहा था, आप लोग लिख सकते हैं। और आम्रकूट क्या है? तो आम्रकूट अमरकंटक के समीप की विशाल जो पर्वतीय भूमि है जहाँ अनेक असंख्य मात्रा में आम के वृक्ष पाए जाते हैं, और इसी को कालिदास ने क्या कहा? आम्रकूट कहा है। तो इसको उत्तर लिखेंगे, अमरकंटक के समीप की विशाल पर्वतीय भूमि जहाँ आम्र वृक्ष की अधिकता है उसे कवि कालिदास ने आम्रकूट कहा है। ठीक है, और अपनी भाषा में इसका विस्तार कर सकते हैं। और मेकल भी हम लोग पढ़े हैं। तो विंध्य और सतपुड़ा का जो समवेत विग्रह जो बहुत ही सुदर्शन और मनोहारी है उसे ही मेकल कहते हैं। ठीक है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच मैकाल पर्वत की श्रेणी का नाम क्या है? मैकाल है। यहीं से नर्मदा का उद्गम हुआ है। अगला है देखिए माई की बगिया। तो माई की बगिया भी आप लोग पढ़े हैं। तो माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। वह ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि भी है। आम्र तथा सरई के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। गुलाब कावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। और माई की बगिया में छोटा सा जल कुंड है। यहाँ गुलाब कावली का भी पुष्प है। यहाँ एक साधु रहते थे कुटिया बना करके, और तीर्थ यात्रियों की आंखों में गुलाब कावली का अर्क डालकर आंखों की उमस को वो दूर करते थे। ये माई की बगिया के बारे में टिप्पणी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है? तो इस बात को हमने पहले ही कहा है कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों को नर्मदा नदी सिंचित करती है, हरा भरा करती है। नर्मदा नदी के आसपास घना जंगल है, उपजाऊ भूमि है, आम के वृक्ष हैं, बॉक्साइट का भंडार है। इसके कारण लोगों का जो व्यवसाय है, कृषि, खदान, सभी से रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। और लोगों के जीवन यापन की समस्या ये नर्मदा नदी हल करती है, इनके जीवन को खुशहाल बनाती है। और इसीलिए कहते हैं कि नर्मदा नदी लोगों के जीवन को खुशहाल बनाती है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को ही हम पढ़े हैं। नर्मदा नदी के अमरकंटक की प्राकृतिक सौंदर्य की इस पाठ में सराहना किया गया है। आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी पर विशाल प्राकृतिक सौंदर्य को लिए हुए हैं। नदियों का उद्गम चांदी की धारा के समान दिखता है। आसपास असंख्य जामुन और आम के वृक्ष हैं। गुलाब कावली का दुर्लभ पुष्प यहीं पाया जाता है, जिससे आंखों की तपन शांत होती है। सरई के जंगल हरे भरे दिखाई देते हैं। आसमान में बादल धमा चौकड़ी मचाते हुए प्रतीत होते हैं, और इस जमीन से कई लोगों का जीवन चल रहा है। ऐसे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में, अच्छा इसका भी हम वर्णन किए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? विचार लिखिए। तो अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके किनारे असंख्य आम के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, सड़ई के पेड़ हैं, और ऋषि मुनियों की यह तपोभूमि है। नर्मदा के उद्गम से मुहाने तक परिक्रमा की जा सकती है। मध्य भारत से गुजरात तक कृषि और उद्योगों का यह आधार है। इसके किनारे अनेक खनिज तत्व है, खास करके बॉक्साइट के भंडार है। नर्मदा ने जबलपुर में संगमरमर का विश्व प्रसिद्ध केनियान बनाया है। इसने अनेक जीवों को जल आपूर्ति देकर बचाया है, इसलिए नर्मदा भारत के लिए वरदान है। अगला प्रश्न है, अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? जानकारी जुटाकर लिखिए।
तो इसे भी हम पढ़े हैं। जो अमरकंटक क्षेत्र है एल्यूमिनियम का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त खनिज बाल को ले जाया जा रहा है, जो बॉक्साइड है उसे। इसके लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जंगलों को काट कर रास्ता बनाया जा रहा है। पहाड़ों पर आकाश झूले बनाकर खनिज ढोया जा रहा है। पहाड़ को काट रहे हैं, नर्मदा और सोन की हरियाली को उजाड़ा जा रहा है। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव करने हेतु वैज्ञानिक विधि से खनिजों का उत्खनन और व्यापार करके प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना आवश्यक है, क्योंकि इससे जो अमरकंटक का जो प्राकृतिक क्षेत्र है वह नुकसान हो रहा है उसे, और जो सौंदर्य है वो भी नष्ट होता जा रहा है। आगे आपका प्रश्न उत्तर है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। पाठ में कई जगह गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो विशेषण जानते हैं, विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के अनेक प्रकार हैं, है ना। तो ये है गुणवाचक विशेषण क्या है, जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की गुण बताया जाता है, गुण की विशेषता, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर बादल सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रहते अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है पंक्ति में ऊंचे ऊंचे शब्द पेड़ों का गुणगान बता रहा है, ठीक है। पंक्ति में जो ऊंचे ऊंचे शब्द है ये पेड़ों का गुण बता रहा है, और आगे रक्ताभ, ये रक्ताभ जो शब्द है वो छवि की, स्वरूप की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए विशेषणों को ढूंढ कर लिखे बोल रहे हैं, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। रक्ताभ का बताया, रक्त मतलब रक्त के समान आभा वाली, उसे रक्ताभ कहा गया है। तो ये स्वरूप की विशेषता है। ऐसे और जो शब्द आए हैं इस पाठ में उसे आपको ढूंढ कर लिखना है। और प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2, किसी प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो मित्र को कैसे पत्र लिखना है, कैसे लिखना चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। वैसे आपको मित्र को पत्र लिखने आता है, फिर भी किस प्रकार से हमें पत्र लिखना है मित्र को, इसे मैं एक वीडियो में बताऊंगा। आगे एक प्रश्न देखिए, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। ग को पढ़ दिया था। देखिए क नंबर से बात करते हैं। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था। ख नंबर, वह भी फिर संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। तो इसमें देखिए तो, भी, ही, ये जो शब्द वाक्य में जिन शब्दों के बाद लगते हैं उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं, और इन शब्दों को क्या कहा जाता है, निपात कहा जाता है। तो निपात किसे कहते हैं याद रखिए, है ना, कि तो, भी, ही, ऐसे जो शब्द हैं किसी शब्द के आगे लगने के बाद उसके अर्थ में विशेष प्रकार को बल देते हैं, उसे ही निपात कहा जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य आपको 2-2 वाक्य बनाना है, तो इसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा इस पाठ का संपूर्ण प्रश्न उत्तर। और कोई बात अस्पष्ट हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं और उसे स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं और वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल जाए। धन्यवाद।